जी बेटा, मैं किससे बात कर सकता हूँ? जरा हाथ उठाइए 1 मिनट, जो मुझे बताए कि मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया। यस देवांश, अनम्यूट। यस सर। क्या पढ़ाया बेटा लास्ट में, मैंने बताना। सर आपने क्यूरीज लॉ पढ़ाया था, उसके बाद फिर वो आपने रिकॉर्डिंग्स भेज दी थी। थ्योरीज लो पढ़ाया था, और लास्ट में क्या चल रहा था एकदम टॉपिक? सर वही हिस्टेरेसिस लूप। म्यूट कर ले हाँ सर। बच्चों। हिस्टेरेसिस लूप की बात चल रही थी, राइट? क्या था हिस्टेरेसिस लूप? मैं वापस वहीं से बात शुरू करता हूँ। तो बेटा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था कि एक ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे हैं। ये कोई ग्राउंड है और इस ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे हैं। कोई बच्चा लेफ्ट में चल रहा है, कोई राइट में चल रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, तो सबका रैंडम मूवमेंट है। तो रैंडम मूवमेंट है तो इस बात को आप ऐसे समझिए कि एक एटम में, किसी मटेरियल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कोई किधर की तरफ रोटेट कर रहा है, कोई क्लॉकवाइज, कोई एंटी क्लॉकवाइज, कोई किसी प्लेन में, कोई किसी प्लेन में। तो सबके मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। लेकिन जब आप कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, तो सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाते हैं, और सब्सटेंस का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट एस्टेब्लिश हो जाता है, और कहा जाता है कि सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया, और अब सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं रहा, बल्कि उसकी कुछ वैल्यू होगी, और सब्सटेंस अब मैग्नेटाइज हो गया है। जैसे आपने किसी ग्राउंड में जाके, एक टीचर ने जाके एक इंस्ट्रक्शन पास कर दी कि सभी बच्चे राइट साइड में चलेंगे, तो सब बच्चे जो कि लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे भाग रहे थे, वो सब अब इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे और सब राइट साइड में चल देंगे। तो इसी तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया, और सभी मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, और एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट एस्टेब्लिश हो गया, और इसको कहा जाता है कि सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है बच्चों? उसके बाद अगर आप इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने नेचुरल बिहेव पे वापस चले जाएंगे, लेकिन कुछ अभी भी राइट साइड में ही रहेंगे, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट की कुछ वैल्यू बचेगी, जबकि आप कमांड हटा चुके हो। तो इसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी। बात समझ में आ गई हो तो हाथ उठाओ जरा। रिटेंटिविटी का एक और नाम रेमेनेंस भी होता है। अश्विन, यशवर्धन, देवांश, वंश, गार्गी, पावनी, पायल, नमन, उन्नति, सुहेमा, खुशी, खुशी गुप्ता, आयुष एंड प्रियांक शुक्ला। तो बच्चों, मैंने ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, जिसमें सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट बचा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी। यहाँ एक्स एक्सिस पे मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया, और वाई एक्सिस पे सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट लिख लिया। हुआ ये कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ता गया, और सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया। अब आपका मन किया कि चलो कुछ और हरकतें यहाँ पे करके देखते हैं, तो आपने क्या किया, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम करना शुरू कर दिया। कम करना शुरू कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कम होना शुरू हो गया, लेकिन आपने ये देखा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को 0 करने के बाद भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बच गया है। वापस 0 नहीं हुआ, बल्कि उसकी कुछ वैल्यू बच गई है। तो ये जो वैल्यू बच गई है, मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू बच गई है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 करने के बाद भी, पार्क से, ग्राउंड से टीचर के जाने के बाद भी कुछ स्टूडेंट अभी भी राइट साइड में ही जा रहे हैं। वो अभी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं जो कि उनको दी गई थी, जबकि इंस्ट्रक्शन देने वाला जा चुका है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हट चुका है, उसके हटने के बाद भी एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट बचा है। तो ये जो बचा हुआ नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, इसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी या रेमिनेंस, इसी को ही बोलते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो मटेरियल पहले जैसा करना है, मुझे बचा हुआ मैग्नेटिक मोमेंट 0 करना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट दोगे, तो फिर वो इस बची हुई मैग्नेटिज्म को 0 करेगा। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाते चले जाओगे, तो ये जो सब्सटेंस है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा बोलता हूं। तो मैंने ये कहा बच्चों कि ये आपकी एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट बची, जबकि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दिया। इसको रिटेंटिविटी कहते हैं।
आप चाहते हैं कि रिटेंटिविटी हमें जीरो करनी है, तो उसके लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा जिससे कि रिटेंटिविटी जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। क्या बोलते हैं उसको? कोएर्सिविटी। क्या है कोएर्सिविटी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू जो अपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई। क्यों लगाई गई? जिससे कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रिटेंटिविटी या रेमिनेंस को जीरो किया जा सके। बात समझ में आई हो तो हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो। बची हुई मैग्नेटिज्म को, बची हुई रिटेंटिविटी को, बचे हुए मैग्नेटिक मोमेंट को जीरो करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है उसे कोएर्सिविटी कहते हैं। लेकिन अगर आपने इससे भी ज्यादा लगा दिया तो अब ये सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर आप उसको हटा लोगे तो ये फिर ये वापस आ जाएगा और ये इस तरीके से वापस डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन की साइकिल चलेगी। जैसे पहले उल्टा हुआ फिर बाद में ऐसे ही सीधा हो जाएगा। तो अगर किसी सब्सटेंस को पहले मैग्नेटाइज किया जाए, फिर डीमैग्नेटाइज किया जाए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया जाए, फिर डीमैग्नेटाइज किया जाए, तो इससे एक क्लोज लूप बन जाता है। और इसी क्लोज लूप को क्या बोला जाता है? हिस्टेरेसिस लूप कहा जाता है। इसी क्लोज लूप को, इसी को हिस्टेरेसिस लूप कहा जाता है। जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए हाथ उठा के, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। और यही आपका सबसे आखिर वाले पेज पे बना हुआ है। देखिए ये रहा। आप देखो बच्चों, इसमें हुआ ये कि ये आपका पॉइंट, ये जो आपका एक्स डायरेक्शन में लिखा है यहाँ पे एच, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए आया है। और सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो जाएगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड वो फिर उसके अंदर एस्टेब्लिश हो जाएगा, उसको हमने वाई एक्सिस पे लिख दिया। इसकी जगह आप नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, आप देख सकते हैं वैसे वैसे सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता चला गया, लाइक दिस। उसके बाद आपने क्या किया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम किया, तो कम किया तो सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज होने लगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के बाद भी एक मैग्नेटिक फील्ड बचा सब्सटेंस के अंदर, नेट मैग्नेटिक मोमेंट बचा। ओ बी रीजन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओ बी रीजन को क्या कहा जाएगा? रिटेंटिविटी कहा जाएगा। रिटेंटिविटी, इस ओ बी रीजन को रिटेंटिविटी कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? जिसको जीरो करने के लिए आपने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया। जब आपने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया तो ये देखो वापस जीरो हो गया। लेकिन उसके लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में कितना देना पड़ा? ओ से लेके सी तक अपोजिट डायरेक्शन में इतना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ा। ओ से सी तक की जो लेंथ है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ओ सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोएर्सिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोएर्सिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सब्सटेंस को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज अगर किया जाए और फिर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जाए तो एक पूरा क्लोज लूप बन जाता है। और ये जो पूरा क्लोज लूप आप देखो यहाँ पे एक लीफ की तरह बना हुआ है, इसी को हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। अगर इस हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कैलकुलेट कर दिया जाए, एरिया, तो ये एरिया हमें किसकी वैल्यू देगा? हीट की। कौन सी हीट? जो एनर्जी का लॉस हुआ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में, कुछ सब्सटेंस गर्म हो जाएगा और इस प्रोसेस में जो हीट का लॉस होगा, वो कितना हीट लॉस होगा, वो इस लूप का एरिया कैलकुलेट करने से पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसी बात को पढ़ते हैं कि कोई सेंटेंस हमसे छूट तो नहीं गया है। Point O represent the initial magnetized step of a ferromagnetic sample. As the magnetizing field, वो field जो substance को magnetize करने आया है, as the magnetizing field increase, the magnetic induction B first increase and then attain a constant value. मतलब constant value कब होगी? जब ग्राउंड के सारे ही बच्चे राइट साइड में चलने लगे तो अब एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। इसके बाद और कोई बच्चा नहीं होगा जो राइट साइड में चलेगा, मैक्सिमम वैल्यू पे आ गई। तो वो कह रहा है कि शुरुआत में जब आप एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो तो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होने लगता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। वो एक अपनी मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच जाएगा, बस वो उसकी लिमिट है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करके जीरो भी कर देंगे, तब भी आपके पास जो एक नेट मैग्नेटिक इंडक्शन है वो बचेगा। नेट मैग्नेटिक इंडक्शन बचेगा और उसको खत्म करने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। To reduce the magnetism to zero, the field H is gradually increased in the reverse direction. ठीक है जी, जो उसको जीरो करेगा।
ऑन, और वो आपको OC ग्राफ में जो OC है, वो CO जो मैंने लिखा, देखो ये लिखा OC, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग H, अगर आप इसके बाद भी बढ़ाते जाएंगे तो सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब जरा रिटेंटिविटी को पढ़ लो। द बी लेफ्ट बिहाइंड द सैंपल आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा दिया, उसके बाद भी जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन बचा किसके अंदर, सब्सटेंस के अंदर, उसी को रिटेंटिविटी कहते हैं। और जिसको जीरो करने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया उसको कोएर्सिविटी कहते हैं। द वैल्यू ऑफ रिवर्स H required for the residual magnetism of a sample to become zero is called coercivity। बच्चों अगर टॉपिक क्लियर हो गया हो तो एक आखिरी बार जरा हाथ उठा के रेस्पॉन्स दे दो। तो इस पूरे में आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई रिटेंटिविटी क्या होती है, कोएर्सिविटी क्या होती है, आपसे ये पूछा जाएगा। ओके, बात आ गई समझ?